औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूं। ये कोर्स कोड बेसिकली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 BS इकनॉमिक्स और इंटायर जो एजुकेशन के सेमेस्टर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स का कोड जो है 6565 है और आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फॉर द एजुकेशन। दिस इज़ द यूनिट नंबर 3 ऑफ कोर्स कोड 6565। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट में हम जिन जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है forecasting demand for compulsory education, non-compulsory schooling, cost benefit analysis, objection to rate of return analysis, and last one is the imperfections of policy makers. तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एजुकेशन के ऊपर जिस तरह के हम ऑर्डिनरी जब इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं, सिंपल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो उसमें हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और डिमांड के ऊपर हम देखते हैं कि एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। बंदे के पास एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो। अब एजुकेशन के अंदर भी ना हमें एक टीचर बताया करते थे, जब हमारे दौर में हम टीचिंग स्टूडेंट्स होते थे, तो वो कहते थे कि इल्म जो है उसको अगर एजुकेशन को हासिल करना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ज़ौक और दूसरा शौक। यानी यह है कि आपका ह्यूमन मेंटल सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो आपको समझ आए। एंड सेकंड वन इज़ दैट कि विलिंगनेस, आपकी ज़ौक भी हो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं, मार्केट डिमांड की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। बंदे के पास एबिलिटी भी हो और उस चीज़ के लिए वो विलिंग भी हो ख़रीदने के लिए, फिर जाके डिमांड बनती है। तो आज उस डिमांड को हम अप्लाई करेंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दूसरा, नॉन कंपलसरी और कंपलसरी एजुकेशन। मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है, जो लास्ट हमने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है कि ये इसलिए कंपलसरी है कि ये एजुकेशन गवर्नमेंट को भी लाजमी देनी ही होती है लोगों के लिए। अगर ये गवर्नमेंट नहीं देगी तो लोग इलिटरेट रह जाएंगे और गवर्नमेंट अपनी लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ा सकती। तो लिटरेसी रेट के लिए जो डिफाइन किया गया है कि अ पर्सन हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट, वो बंदा जो पढ़ भी सके और लिख भी सके, दिस इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री। सो इट इज़ नेसेसरी for the country, and it is basically objective of the country to literate the people of the society and to create the human being in a society. So compulsory education is those education. After that, graduation or master level, this education is called the non compulsory education, and it is completely depend upon the students and their parents. Students and their parents who are responsible itself for getting their education. उसके बाद हम देखें तो हम देखेंगे कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है इस एजुकेशन के, कि इसके ऊपर कास्ट करनी लगी है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर देखेंगे कि हमने इनपुट तो लगा दी, स्कूलिंग हमने करा दी स्टूडेंट्स की, टीचर प्रोवाइड कर दिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, बट उसका आउटपुट क्या रिटर्न हुआ, उसके ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शन है। और फिर हम पॉलिसी मेकर के बारे में देखेंगे कि उनकी इस इस मॉडल के अंदर इम्परफेक्शन के बारे में हम भी डिस्कस करेंगे।
तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रो में देखें, टू बी एन टू बी एन इकोनॉमिस्ट द टर्म डिमांड हैज वेरी specific meanings. It is the amount of the commodity or services that will be purchased at particular price. देखें देखें एक चीज होती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड और एक होती है डिमांड। डिमांड जो होती है, किसी भी चीज की हम डिमांड करते हैं, वो ख्वा इकोनॉमिक गुड हो या नॉन इकोनॉमिक गुड हो। अब देखें कि हम हमें एयर की भी डिमांड है, वाटर की भी डिमांड है, but water and air are excess quantity of water and air are available in our environment, so we only demand these goods and services. But when we discuss about the quantity of demand, it means that those commodities which are directly or indirectly linked with the market price. If the goods and services are linked with the market price and these goods or services purchased from the market at particular price, this is called the quantity of demand. तो इकोनॉमिस्ट ने जो टर्म ड्राइव की है, which is called the demand, it's mean that the commodity or the services which purchase at the particular price, वो commodities और वो सर्विसेज जो अवेलेबल हो मार्केट में और एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदी जाएं, वो। अब डिमांड के लिए जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो डिमांड के लिए दो कंडीशंस होती हैं। वन इज द एबिलिटी एंड अदर वन इज द विलिंगनेस। अगर आपकी एबिलिटी है, आपके पास मनी इतनी एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं कि आप किसी चीज़ को परचेज कर सकें, बट your willingness is not include with your ability, this is not called the demand. If your willingness is occur but you have not an ability to pay, is this is also not called the demand. देखिए एक पर्सन है, वो उसकी विलिंगनेस है कि मैं जो है यहाँ से ट्रैवल करूँ टुवर्ड अबू धाबी और दुबई एंड यूनाइटेड अरब अमीरात और इंग्लैंड और सो ऑन, बट उसकी विलिंगनेस तो है, बट ही डोंट हैव एबिलिटी टू पे फॉर दिस particular willingness, so this is not called the demand. If a person ability as well as willingness both are available, then we call that a person can demand this particular commodity at given level of price. So when considering the demand for education, distinction must be made between demand for compulsory education, which is which will be determined largely by demographic factors, and demand for the non-compulsory education, which will be influenced by demographic and other factors. अब देखें, जब हम कंपलसरी डिमांड की बात करते हैं, तो हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास कंपलसरी एजुकेशन को गेन करने के लिए हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स होने चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखें, जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है डिमांड कमोडिटी के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टीचर प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट के लिए लाजमी होता है कि टीचर प्रोवाइड करके लोगों को एजुकेट करना ताकि उनका लिटरेसी रेट बढ़ सके। लेकिन जब हम नॉन कंपलसरी एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो उनमें डेमोग्राफिक के साथ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अब डेमोग्राफिक में ये है कि डेमोग्राफिक का मतलब ही यही है कि वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना है टू व्हाट द मेट्रिकुलेशन और एफ ए। बट नॉन कंपलसरी एजुकेशन, जब आप मैट्रिक और एफ ए से आगे निकलते हैं, तो उसमें अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? जिनमें आपके पेरेंट्स की इनकम है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप एजुकेशन गेन करना चाहते हैं या वो जॉब करना चाहते हैं।
फिर आपके पेरेंट्स की इनकम है और आपकी विलिंगनेस है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अदर जन डेमोग्राफिक फैक्टर जो होते हैं, जब ये लाइज करते हैं तो फिर आप जो है वो क्या नाम है नॉन कंपलसरी एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर getting a compulsory education which is only and only depend upon your demographic factors. If we can say that the non-compulsory education, we can include the other than factors which are including in compulsory education, which one factor is called the demographic one. अब देखें कि forecasting the compulsory demand. अब देखें कंपलसरी डिमांड जो है वो डिमांड कि जो आपने हासिल करनी है। अब कौन कौन सी के वो डिमांड जिसमें हम फॉरकास्ट करते हैं। अब देखें फॉरकास्ट का क्या मतलब होता है कि करंट और फ्यूचर, करंट और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को लेके जब एक रैशनल कंज्यूमर जो है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करे अबाउट द फ्यूचर ऑफ any country or any type of circumstance or any type of the commodity which is called the forecasting. अब forecasting में जो मुख्तलिफ किस्म की अडाप्टेशन आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, इसमें सबसे पहले अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, रैशनल फॉरसाइट एक्सपेक्टेशन, इनको देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं डाटा को, करंट और फ्यूचर पास्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन। अडाप्टिव में हम पास्ट को देख के, पास्ट का डाटा देख के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। रैशनल में क्या होता है, करंट जो हमारी अभी सिचुएशन चल रही है और प्रीवियस को देख के जब हम फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रैशनल एक्सपेक्टेशन। सो forecasting the demand for compulsory education, these three sets of factor will determine the demand of compulsory education. तीन फैक्टर होते हैं जो कंपलसरी एजुकेशन हासिल करने पे डिटरमाइन करते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन होती है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो डिटरमाइन का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेन। देखें इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वन आर द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. So dependent variable is the compulsory education, and these all other factors which are influence the education is called explanatory variable. जिस तरह इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि ये वेरिएबल एक दूसरे को काज एंड इफेक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जब बारिश होती है, बादल बनते हैं तो बारिश होती है, तो बादल जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बारिश होने को। तो बादल जो हैं वो डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, और जो बारिश हो रही है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखें कि तीन सेट ऑफ फैक्टर जो हैं वो कंपलसरी एजुकेशन को यहाँ पे जब हम मॉडल बनाएंगे तो वो कंपलसरी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वन इज द डेमोग्राफी, सेकंड वन इज द माइग्रेशन, एंड थर्ड वन इज द लीगल एंड सोशल कस्टम्स। Demography, migration, and legal and social customs. These are called the independent variable, but the compulsory education is called the dependent variable. Compulsory education हमारी dependent variable है, डेमोग्राफी, माइग्रेशन और लीगल एंड सोशल कस्टम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डेमोग्राफी, माइग्रेशन एंड लीगल एंड सोशल कस्टम्स, ये ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने कंपलसरी डिमांड को कैसे गेन करना है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम देखते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेसेस नीड इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन start with forecast of population for which all and most of the people and student will come. इसमें बेसिकली डियर स्टूडेंट ये किया जाता है कि एस्टिमेट किया जाता है एक जगह को कि वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन को, जिस तरह एक पॉपुलेशन होती है,
पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरी आबादी हो। पॉपुलेशन को डिफरेंट सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं तो पॉपुलेशन से मुराद है कि वो एरिया एरिया अंडर द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन, वो एरिया जहाँ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके लिए हम सैम्पलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, ये सारे सैंपल्स के थ्रू हम एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ऑल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टूडेंट विल बिकम। और वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट ही होते हैं, और स्टूडेंट और पीपल छोटे स्टूडेंट जो छोटी क्लासेस में होते हैं तो वो आते हैं, तो उनको एक सेट ऑफ पॉपुलेशन बनाया जाता है, उसको पॉपुलेशन वहाँ से सैंपल निकाले जाते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल निकाले जाते हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द सैम्पलिंग प्रोसेस इज द snowball sampling, random sampling, walkthrough sampling, and these all the methods are adopted to get the sample from this population। कि हम कहते हैं कि एक कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में से जो स्टूडेंट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू दीज सैम्पलिंग प्रोसेस, these are called the samples। तो educational planner normally use the population forecast produced by the government agencies that specialize in demographic statistics। तो ये एक स्पेशलाइज एक एरिया को सिलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट सर्वे कराती है। वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे प्लानर जो हैं वो देखते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, और इस पॉपुलेशन को कैसे फॉरकास्ट किया जा सकता है। अब देखें AERC, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइट, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कराची, ये सारे इदारे इसी पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं कि मुख्तल जब गवर्नमेंट को सेंसिस कराना होता है, पॉपुलेशन सेंसिस और कोई, तो वो मुख्तलिफ सिंध के एरियाज़ और डिफरेंट एरियाज़ में हमारे जब टीचर जाते हैं वहाँ पे जाके सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद वहाँ पे डिफरेंट डेमोग्राफिक एरियाज से अंदरून सिंध पंजाब से वो पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को भेजा जाता है कहाँ पे, स्कूल में, और लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाना है, इनरोलमेंट रेशो कैसे बढ़ानी है। तो वो फिर डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते थे कि थ्रू सैम्पलिंग पहले वो फॉरकास्ट करते हैं कि कितने स्टूडेंट आए हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उनको, यानी उनके जो पुअर पेरेंट्स होते हैं उनको घी का डब्बा दे दिया या चीनी दे दी, गंदम, इस तरह ये चीज़ें प्रोवाइड करके उनकी अट्रैक्शन बढ़ाई जाती है ताकि अपनी इनरोलमेंट रेशो को बढ़ा के कंपलसरी एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जाए। तो इस कंपलसरी एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि वहाँ पे इस तरह के सर्वे किए जाते हैं। आफ्टर प्रोड्यूसिंग दीज नेसेसरीज टू देयर पेरेंट्स, तो अब उसके बाद फिर सर्वे किया जाता है कि ये स्कीम्स देने के बाद कितने स्टूडेंट हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है कि डेमोग्राफिकली हम पॉपुलेशन में से सैंपल को एब्स्ट्रैक्ट करके कैसे हम डिमांड फॉर कंपलसरी एजुकेशन को फॉरकास्ट कर सकते हैं। सेकंड, forecasting birth, the birth rate, the simple concept is crude birth rate, यानी लोगों की जो पैदाइश होती है उसके थ्रू भी फॉरकास्ट किया जाता है, और इसका सिंपलेस्ट जो कॉन्सेप्ट है क्रूड बर्थ रेट, कि शुरू में जो नामलूद बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये फॉरकास्ट किया जाता है। comprehension of number of live birth during a year with average population for that year, the crude birth rate is expressed as so many births per year per thousand of the population। This is the birth rate is used in much popular discussion। तो ये क्या किया जाता है कि जितनी भी आबादी है उसके ऊपर जितने भी क्रूड बर्थ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको डिवाइड करके हम देखते हैं कि पर थाउजेंड यानी पर ईयर जो है पर थाउजेंड पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कितने बच्चे
पैदा हुए हैं, हाउ मैनी चाइल्ड आर बर्थ प्रूव्ड बर्थ। तो इससे क्या होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि इस साल आबादी के लिहाज से पर थाउजेंड पॉपुलेशन में कितने जो न्यू बेबीज बॉर्न हुए हैं, उसके मुताबिक फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि स्कूल के अंदर यानी फॉरकास्टिंग होती है कि इतने बच्चे, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिहाज से स्कूल्स को भी बिल्ट अप किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। फिर टीचर जो होते हैं नेसेसरी एजुकेशन के लिए टीचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके थ्रू फिर इतने ही टीचर मुहैया करने होते हैं अगले साल, और इतने ही जो है स्कूल की बिल्डिंग्स और अदर जो स्टाफ्स होता है वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये भी एक मेथड है कि जब डिमांड फॉरकास्टिंग की जाती है कि कितने हमें जो है कितने बच्चे इस दफ़ा पैदा होंगे और कितनी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। द जनरल fertility rate, this rate is also the ratio of live birth to number of women of childbearing age in population। तो ये रेट क्या बताता है हमें कि कितने बच्चे जो हैं वो जिंदा हैं और कितने बच्चे जो हैं वुमेन ने कैरी किए हैं इन पॉपुलेशन, उसको देख के इनका रेशो निकाला जाता है। और कितने बच्चे जो हैं जब पैदा होके आफ्टर बर्थ के हाउ मैनी चाइल्ड आर अलिव एंड व्हाट आर द रेशो ऑफ दीज चाइल्ड टू देयर वुमेन bearing a child। तो women usually include all the groups or those age 15 to 49। ये 15 से लेके 49 साल तक, जहाँ तक कि वुमेन इतनी एबल होती हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि दे आर गिविंग अ चाइल्ड इन हाँ, तो दे आर एबल टू बर्थ अ चाइल्ड। तो वो एज जो है राउंड अबाउट जो उसकी लिमिट है बिटवीन 15 to 49, 15 साल से लेके 49 49 साल के दरमियान में जो लेडीज होती हैं उनके और उनकी पॉपुलेशन के ऊपर जो नंबर ऑफ चाइल्ड जिनकी बर्थ हुई है वो डिवाइड करके भी हम एक रेशो निकाल सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द फर्टिलिटी, जनरल फर्टिलिटी रेट। Like the crude birth rate, this rate is expressed as the number of birth per thousand। जिस तरह लास्ट हमने पढ़ लिया कि क्रूड बर्थ रेट में कि पर थाउजेंड जो है, पर थाउजेंड बर्थ जो है पॉपुलेशन से रेलिवेंट होके कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लेडीज जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, दोज एज between 15 to 49, and number of child who are live and living in a we can say that living on the earth, and divided by the number of women whose age between 15 to 49। तो इसको हम जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉरकास्टिंग ऑफ बर्थ। उसके लिए हमारे पास जो मेथड था वो बर्थ रेट का था। एंड द सेकंड वन मेथड इज जनरल फर्टिलिटी रेट, ये एक मेथड है। द थर्ड वन इज वी कैन से दैट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये क्या है? द फर्टिलिटी रेट कैन बी कैलकुलेट फॉर ईच ईयर ऑफ एज बाय एग्जामिनिंग। हर साल जो है हम कैलकुलेट करते हैं फर्टिलिटी रेट को ईच ईयर ऑफ एज ऑफ एग्जामिनिंग। जब हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लाइव बर्थ बाय 25-year-old women to total number of 25-year-old women in the population। यानी हर साल के लिहाज से हम देखते हैं कि अगर एक औरत है उसकी एज जो है वो 25 ईयर है, तो वो जो जितनी भी औरतें हैं 25 ईयर की, उन उनके अंदर जिन औरतों ने बच्चे पैदा किए हैं फर्टिलिटी रेट, तो उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ जाता है। फर्टिलिटी रेट्स of these natures are normally given age group। for example,
15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड 30 to 30। तो ये ग्रुप बनाए गए हैं। अब देखें बाज जो फीमेल्स हैं, अगर उनकी एज 15 से 19 साल है तो वो उनकी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। इनको इनमें से जिन औरतों की इस दौर में दे आर गेटिंग अ मैरी एंड गिविंग अ चाइल्ड, तो उसको child number of child divided by number of population age specific from 15 to 19, so this is called the age specific fertility rate। इस तरह 20 to 24 जो जिन औरतों की एज है और उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, और जिन औरतों ने बच्चे पैदा किए उनमें उनको टोटल जो 20 to 24 जो वुमेन है एज फैक्टर की, उनसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हासिल होता है। इस तरह सो ऑन 25 टू 29 और 30 से 34, यानी इस एज की लिमिट के अंदर 30 से 34 साल जिनकी एज है वो टोटल वुमेन। और जब हम वो वुमेन जिन्होंने बर्थ बेबी बर्थ किए हैं उनको उन वो टोटल नंबर ऑफ बेबीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन विच आर लाइज बिटवीन द 30 टू 34, इनको डिवाइड करेंगे तो ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखें फॉरकास्टिंग डेथ एंड मोर्टेलिटी रेट। इस तरह भी हम अपनी पॉपुलेशन को फॉरकास्ट कर सकते हैं कि कंपेयर विद द बर्थ रेट, डेथ एंड मोर्टेलिटी रेट आर इजी टू डील विद। इसमें हम बर्थ रेट और जितने भी डेथ रेट हैं उनको अगर कंपेयर करें तो फिर भी हमारे पास जो है फॉरकास्टिंग बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट को, फर्स्ट डेथ आर ऑन द होल मच मोर प्रिडिक्टेबल देन द बर्थ। यानी बर्थ को हम इतना आसानी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जितना हम डेथ को कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से हम देख सकते हैं कि फलाना बंदा किस एज तक उस एरिया के अंदर, वो जो डेमोग्राफिक एरिया है वहाँ पे लोगों का नॉर्मली वो उनकी एज फैक्टर कितनी होती है और किस एज तक वो लोग जो हैं सरवाइव कर सकते हैं। although mortality rates are usually more stable than birth rate, यानी जो कैजुअलिटीज हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, वो ज़्यादा वो रेट जो है मोर स्टेबल होता है देन बर्थ रेट। देयर कैन बी सम टाइम बी ड्रामेटिक चेंज इन द टाइम particular in developing countries with the introduction of improve the method of hygiene and healthcare। Very often these new practice dramatically affect the infant mortality rate and thereby update planning of the education at primary and later secondary level। Educational planners must be monitor such a improvement closely and gauge their live impact on the demand for school। तो देखें कि ये जो बर्थ रेट है उससे रिलायबल जो है वो मर्टलिटी रेट के बारे में है कि मोर्टलिटी रेट जो है ये बर्थ डेथ रेट जो है वो मोर रिलायबल है फॉरकास्टिंग के लिए, कि आप बता सकते हैं कि कितनी एज तक ये लोग। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ न्यू जो है उसमें कोई ड्रामेटिकल चेंजेस भी आ जाती हैं, जिस तरह के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो है सम पीपल यूज़ हाइजीन और हेल्थ केयर मेथड, जिसकी वजह से जो है इसमें इम्प्रूवमेंट जो है डेवलप कंट्रीज़ में आ रही है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह एक डेवलप कंट्रीज़ में लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और यूके वहाँ पे है। इस तरह की यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो नई प्रैक्टिसेस हैं वो ड्रामेटिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, हमारी जो बर्थ रेट है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रही हैं। और उसकी वजह से जो एजुकेशन के प्लानर्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने में आसानी हो रही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हमें कितनी प्लानिंग करनी चाहिए और स्कूल्स को किस तरह इनहेंस करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, या न्यू ओपनिंग ऑफ स्कूल किस तरह देना चाहिए ताकि हम एजुकेशन को मेंटेन कर सकें। तो एजुकेशन प्लानर्स मस्ट मॉनिटर सच अ इम्प्रूवमेंट क्लोजली एंड gauge their
लाइकली इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ स्कूलिंग। तो वो उसको बहुत क्लोजली एजुकेशन जो मॉनिटर प्लानर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि हमें आया कौन कौन सी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और जो क्लोजली हमारी डिमांड फॉर स्कूलिंग को इम्पैक्ट करे कंपलसरी एजुकेशन में। सेकंड जो हमारे पास कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो फैक्टर या विच इन्फ्लुएंस द कंपलसरी एजुकेशन इज द माइग्रेशन। अब क्या होता है कि द सेकंड फैक्टर ऑफ विच सम अकाउंट मस्ट बी टेकन बाय द डेमोग्राफिक फॉरकास्टर इन माइग्रेशन। जो फॉरकास्टर होते हैं उनको एक मसला ये भी आता है जब वो एजुकेशन प्लानिंग करते हैं तो चंद लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं लाइक हॉरिजेंटल माइग्रेशन और वर्टिकल माइग्रेशन, हॉरिजेंटल रूरल टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो इस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। सम आर पीपल गोइंग अब्रॉड एंड सम ऑफ पीपल who are living in village areas and went to go cities for getting a high education and so on। तो उनके लिए एक इम्पैक्ट पड़ता है, ये डेमोग्राफिक चेंज है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमिग्रेशन एंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमिग्रेशन। तो ये जो है इस वजह से भी देखा जाता है कि जो एक्सटर्नल इमिग्रेशन हो जाती है फॉरेन चले जाते हैं, या इंटरनल जो माइग्रेशन होती है विच आर आल्सो इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो इस पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि वन इज द माइग्रेशन एंड अदर वन इज द ब्रेन ड्रेन। सो माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि uneducated person or who are getting a compulsory education and they are went to go abroad for getting their job to facilitate their families। तो इसको तो माइग्रेशन कहेंगे। लेकिन ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि इफ those person who are educated in Pakistan and government use huge resources on these people for getting their education. After getting their education, these people are not getting a high job, and we can say that there are four types of unemployment. One is the under unemployment, disguised unemployment, seasonal and fractional unemployment। तो उन लोगों को उनकी those person who was not getting an their ability job, उनकी एबिलिटी के रिलेटेड जॉब जब उन लोगों को नहीं मिलती तो दे वेंट एंड लीव द पाकिस्तान और एनी कंट्री, एनी होमलैंड कंट्री एंड गोइंग अब्रॉड फॉर गेटिंग their satisfactory jobs. These are the brain drain. If the immigrants and the immi- immigrants are young, either of school age themselves or child bearing age, their arrival and departure can be considerable affect the demand made upon the school and college। तो अगर इमिग्रेट करते हैं तो यंग लोग हैं, चाइल्ड आइदर स्कूल एज के हैं या चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं या बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं तो वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। वो इम्पैक्ट कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द डिमांड, वो जो स्कूल कंपलसरी एजुकेशन है उसकी डिमांड के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं ऑन द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। माइग्रेशन इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। इसको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, बहुत टफ प्रोसेस है कि माइग्रेंट जो होते हैं उनको फोरकास्ट करना। और फ्लैक्चुएट इवन मोर देन द बर्थ रेट। ये जो है बर्थ रेट, जिस तरह हम कह रहे हैं कि बर्थ रेट जो है उसको इजीली फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है जितना कि हम डेथ रेट या मटर्निटी रेट को फोरकास्ट कर सकते हैं। इसी तरह माइग्रेशन भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको forecast करना is too much difficult and more fluctuate because the people are unpredictable, because the human behavior is unpredictable, we say in economics। तो अगर कोई बंदा अगर माइग्रेट करता है इमीजिएटली, अगर उसको हमने कंसिडर किया है कि वो फलां गांव में दे ही इज गेटिंग अ स्कूलिंग, बट वो अचानक उसका माइंड टिल्ट करता है एंड ही वेंट टू leave the village area and went to go in city areas। तो वो फिर उसकी तो हमने forecasting इधर करनी है, लेकिन वो अचानक ही वो फ्लक्चुएट कर गया है, माइग्रेट कर गया फ्रॉम
rural area to urban area, which are so difficult process to forecast the demand of these um, person. Its size is affected by economic, political, and legal circumstance at home and abroad. And any estimate of the long-term migration pattern are at the best informed guesses. However, at the national level, migration, although much publicized, account for only a small part of their population share. So देखें कि ये जो माइग्रेशन है, ये इसमें इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल और सर्कमस्टांस इसमें अवेलेबल होते हैं, जो कि लोगों को जो है वो मजबूर करते हैं कि दे आर माइग्रेट फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज। एंड अगर कोई बंदा इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग हो जाता है, उसके मनी इनकम अच्छी हो जाती है, तो he is prefer to go रूरल अर्बन एरियाज इंस्टेड ऑफ रूरल। इसके अलावा पॉलिटिकल तरीके से भी, और जो सरकमस्टांस होते हैं, जो डेमोग्राफिक इस सारा आ जाता है प्रोसेस, तो वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये है कि नेशनल लेवल पे although the much publicized account for only a small part of population change, तो ये जो है माइग्रेशन भी एक ऐसा फैक्टर है which are directly or indirectly influence the compulsory demand for education. Yeah, this is remember student that this is an important and important factor, and we basically forecast the demand, and to predicting the factors like migrations and infant mortality rate. These are very difficult tasks for their researcher or education planner to forecast their demand for education compulsorily. And the third one, which factor is directly influence the demand? These are the explanatory variable last I discussed. So the final set of factors influencing the demand related to socio political and legal condition of the country. So ये जो है लोगों के लीगल और सोशल कंडीशन जो है जब चेंज हो जाती हैं, तो लोग जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड को भी चेंज कर लेते हैं। तब जब बाद लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो दे आर प्रेफर टू लिव लाइक urban areas like barrier towns and defense and DHA. So सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के चेंज होने की वजह से लोग जो हैं रैपिडली माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू देयर स्कूलिंग, देयर हेल्थ, all are these facilities are going to upward scenario. So these will be differ enormously between the different countries and may change rapidly within a given country. तो उनमें जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो एजुकेशन सिस्टम, all all the education system and the health system up to date. So these people demand the higher as compared to middle or lower class families. वो फिर देखें ये एक डेमोग्राफिक चेंज है कि पहले अगर कोई कंट्री इकोनॉमी के अंदर अगर देखें तो मुख्तलिफ क्लासेस हैं। वन इज़ द लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। सो जब इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है, डेमोग्राफिक का सोशल सिचुएशन लोगों की चेंज हो जाती है, दे कम फ्रॉम मिडल टू हायर क्लास, आर दे लोअर टू मिडिल क्लास। तो ये चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से इकोनॉमिक जो एजुकेशन के फैक्टर्स होते हैं, वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट विल बी इन्फ्लुएंस द डिमांड विल बी legal requirement to attend the school, and if such a requirement exists, how effectively it is enforced. तो ये एक सिचुएशन है कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट ने लीगली तौर पे इन लोगों को एजुकेट करना होता है कि अपना लिटरेसी रेट बढ़ाने को। द रेट एट विच द स्टूडेंट ड्रॉप आउट ऑफ द सिस्टम एंड द नंबर्स ऑफ रिपीटर्स will also affect the demand for schooling. So देखें ये also
ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं कि स्टूडेंट कितने ड्रॉप हो रहे हैं, क्या इनरोलमेंट रेशो क्या है। ये गवर्नमेंट की एक लीगल उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एज के स्टूडेंट्स को जो कंपलसरी एजुकेशन है वो ज़रूर दी जाए। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट करती है, और गवर्नमेंट ने अपना लिटरेसी रेट हाई शो करने के लिए गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ता है लीगली और सोशल obligation of government to enroll to increase the enrollment ratio of the student in schools. There may be cultural or religious influence on the participation rate of certain groups such as women in school. So ये भी है कि ये कल्चरल और रिलीजियस भी इन्फ्लुएंस है कि पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाया जाए, औरतों को एजुकेट किया जाए ताकि स्कूल की इनरोलमेंट रेशो को बढ़ाया जा सके। अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जब हम डिमांड फॉर एजुकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम ऑर्डिनरी डिमांड के बारे में डिस्कस करें तो डिमांड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ द एबिलिटी एंड अदर वन इज़ द विलिंग। अब जब गुड्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे गुड्स ऑफ एक्स जो हम परचेज कर रहे होते हैं, और वहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की बात होती है। तो जहाँ पे देखें कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन इज ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, वन ऑफ द बेसिक टूल ऑफ इकोनॉमिक। द कर्व may be expressed thus the amount of purchase depend upon the price of product। अब देखें जब हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमने परचेज करनी है और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास प्राइस ऑफ बीफ है, एक प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि डिमांड और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अब देखें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइज में अमाउंट परचेज है एट इनिशियली, जब प्राइस किसी भी गुड की है, ए प्राइस है, देखें प्राइस आई है तो हम क्वांटिटी एक्स परचेज कर रहे हैं। प्राइस जब कम हुई ए से बी की तरफ तो क्वांटिटी हमने ज़्यादा परचेज की। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। देयर लॉ ऑफ डिमांड, according to the law of demand, there is negative relationship between price and quantity. If we increase the price of these particular commodity, its demand will automatically going toward decrease. If we decrease the price of any commodity, particular commodity, the demand for these commodity will be increased. So here we can say that at price A, the quantity of demand is D. The DD is the demand curve which is intersect 2 points from A point and B point. So if decrease the price from A to B, over quantity of demand is increased from X to Y. So here we can say that if price increase from B to A, abruptly the quantity of demand is decreased from Y to X. So it's mean that there is negative relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर प्राइस को बढ़ाएंगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस को कम करेंगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। सो वी कैन नाउ टर्न टू द डिमांड फॉर नॉन कंपल्सरी एजुकेशन। जब हम डिमांड फॉर नॉन कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, अब कंपलसरी एजुकेशन को तो हमने डिस्कस कर लिया, वो हासिल करनी ही करनी है, वो एक फिक्स है। क्यों? क्यों फिक्स है? क्योंकि वो फिक्स इसलिए है कि गवर्नमेंट ने वो आपको फैसिलिटेट करना ही करना है, विच इज़ कॉल्ड द पब्लिक गुड, और गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड करनी है फॉर इनहांस द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। Now we discuss the non-compulsory education. A non-compulsory education is those education which student or people getting in a universities or higher level education for MPhil and PhD and so on. These education is called the non-compulsory. Matriculate or FA is called the compulsory education, which is analogs to the demand for beef. It could be expressed जिस तरह वहाँ पे हमने देखा कि quantity of goods
परचेज एंड प्राइस ऑफ गुड विच इन्फ्लुएंस। यहाँ पे देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन enroll in non-compulsory education depend upon the private cost of non-compulsory education include income foregone। अब देखें यहाँ पे जब हम प्राइस की वहाँ पे तो सीधी सीधी हमने प्राइस की बात की। यहाँ पे हम दो चीज़ें अपॉर्चुनिटी कास्ट और नंबर दो प्राइवेट कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है डियर स्टूडेंट कि बेस्ट फॉर गो गॉन फॉर अल्टरनेटिव। हम बेस्ट की तलाश के लिए अल्टरनेटिव को फॉरगॉन करते हैं। जब आप नॉन कंपलसरी एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप एबल होते हैं, आपके पास एबिलिटी होती है कि आप जॉब करें, तो वो वर्किंग आवर्स आप जब नॉन कंपलसरी एजुकेशन को देते हैं तो विच इज़ यूर अपॉर्चुनिटी कास्ट। और सेकंड वन इज़ द प्राइवेट कास्ट विच आर स्टूडेंट्स बियर फॉर गेटिंग द नॉन कंपलसरी एजुकेशन, a cost for books and university fees and other extra cost and also include the opportunity cost। तो इसको हमने वर्टिकल साइड पे लिया हुआ है। और नंबर ऑफ द पीपल इनरोलिंग, और वो दोज पर्सन in non-compulsory education we can say that the two person a person who is enrolled in a education institution and he has the ability and he bear a private cost and his willingness. Two things are if available, if a person eligible for these two things, which is called the education demand of this person. So here we can see that E is the function of C, education the function of cost, two type of cost, opportunity cost and private cost. So here we can say that the demand is the number of people enrolled on the horizontal axis and the cost on vertical axis. So C is the cost and Z। तो जब cost C है और Z पे यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल हैं तो ये एक पॉइंट बनता है। अगर कास्ट बढ़ेगी तो ये देखें, अगर कास्ट बढ़ेगी अपॉर्चुनिटी कास्ट फॉर गेटिंग द हायर एजुकेशन इज मोर देन वर्किंग। सो जब कास्ट बढ़ जाएगी तो लोग इस नॉन कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड को कम करेंगे। जब कास्ट कम हो जाएगी तो नॉन कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड को लोग बढ़ा देंगे। इट्स मीन दैट it depend upon the private cost as well as the opportunity cost best for gone for alternative। This is called the demand for education। अब देखें अब कौन कौन से फैक्टर हैं, दो फैक्टर। अब हमने लास्ट टाइम में देखा हमने सिर्फ डिमांड कर्व एजुकेशन की ड्राइव की है। सो these cost and the number of people enrolled in this education system, we getting a demand curve which is called DD curve, demand curve for education। Now we can discuss the shifting factor of demand। जिस तरह ऑर्डिनरी जो डिमांड कर्व हमने पीछे ड्राइव की इसके शिफ्टिंग फैक्टर होते हैं अदर देन ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। अदर देन जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो उसमें इनकम भी आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, फैशन आ जाता है, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स आ जाती हैं। ये हम जब ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम ऑफ पॉपुलेशन, जो इनकम है ना वो इस चीज़ को जो है वो शिफ्ट कर देती है। कि देखें द एलिजिबल पॉपुलेशन फॉर इनरोलिंग द नॉन कंपलसरी एजुकेशन इज डिपेंड अपॉन द प्राइवेट कास्ट इंक्लूडिंग और एंड the income of population especially that part of it will be child over 16। तो अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो वो देखें कि डिमांड कर्व जो है पहले इनिशियली हमारी डिमांड कर्व ए और एक्स पे इतनी थी, डीडी कर्व थी, ये डीडी कर्व। अब क्या हुआ है कि लोगों की इनकम बढ़ गई तो उनको एजुकेशन के ऊपर इतनी कास्ट उनको फील नहीं हो रही है। तो दे कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू, वो अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो फॉरकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम डी डी कर्व टू ई कर्व विच इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो इसका मतलब ये है कि अदर देन जो कास्ट फैक्टर, कास्ट ने यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट आपको बताऊँ
कि जब हम सिर्फ कास्ट प्राइस और नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल की बात करते हैं तो उस वक्त अलोंग द डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। अलोंग द डिमांड कर्व, ये अलोंग द डिमांड कर्व है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो हम सी से ऊपर चले जाएंगे और हमारी जो नंबर ऑफ पीपल इनरोल हैं वो कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होगी तो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये पैरेलल शिफ्टिंग है। ये पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये है कि अदर देन प्राइस, जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, अदर देन कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस करे लाइक इनकम। यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस ऑफ बीफ है और अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ बीफ है। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो वो अगर 1 kg की जगह 2 kg 3 kg एक्स से डब्ल्यू तक बीफ को परचेज करेंगे। तो ये अदर देन जो डिमांड, अदर देन जो प्राइस फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है विच इज़ कॉल्ड द इनकम ऑफ द पीपल। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, अगर इनकम कम होती है तो कम खरीदेंगे। लेकिन जो डी डी कर्व है वो प्राइस और प्योरली प्राइस और अमाउंट जो परचेज हो रही है उस पर डिपेंड करती है। अब देखें पर्सनल प्रेफरेंसेस। Income is not only an additional factor affect the purchase of beef or enrollment in non-compulsory education। इनकम ही फैक्टर नहीं है कि जो हमारी नॉन कंपल्सरी एजुकेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करे, बल्कि इससे अदर भी हो सकते हैं। ये मैंने जिससे पहले आपको बताया कि पर्सनल टेस्ट आ गया, बिलीव्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। लोग बिलीव करते हैं कि एजुकेशन हासिल करेंगे तो उनको ये फ़ायदा होगा, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि फॉर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा personal taste and beliefs are also important. Some people do not like beef, बाद लोग बीफ को नहीं लाइक करते हैं। दे some are like vegetarians, कोई वेजिटेबल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसको लाइक करते हैं। some find that the beef make them ill, बाद लोग बीफ खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं। other believe that protein is not good for them। तो ये बिलीव के ऊपर भी डिपेंड करती है और इनकम के ऊपर भी। Another believe to religious sect that prohibit the consumption of beef। Similarly, personal taste and beliefs also affect the demand for non-compulsory education। इसी तरह यहाँ पे जिस तरह बीफ की बात हुई तो एजुकेशन के ऊपर इनकम के अलावा अदर बिलीव भी हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया में तालीम इतनी नहीं हासिल करनी चाहिए, लेडीज़ को नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर जो है। So once more we must rewrite the equation. Education is the function of cost, income, personal taste and beliefs. These are also, this is the, these are the variable C, I and P and P. These are the explanatory variable. The education, compulsory, non-compulsory education is the dependent variable which depend upon these all the factors of the economy। एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन एज अ इन्वेस्टमेंट। डियर स्टूडेंट, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशन इज़ द लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो शॉर्ट रन होती है एंड सम इन्वेस्टमेंट आर लॉन्ग रन। एजुकेशन इज़ द लॉन्ग रन प्रोसेस। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, द लॉन्ग रन people getting a benefit from these educated persons. In short run, this education is not depend upon the short run investment. So, non-compulsory education is an important private investment in that people with more education and on average more than those without it। तो ये लोग जो होते हैं ये इनकी लॉन्ग रन एजुकेशन, ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन they can earn a more as compared to those person who are getting earn a compulsory after getting a compulsory education। अब देखें इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा है वो मैट्रिकुलेट करके कंपलसरी एजुकेशन हासिल करके वो आर्मी में चला जाता है, एज ए सिपाही चला जाता है। तो वहाँ पे उसने शॉर्ट रन एजुकेशन तो गेन की, बट वो जो एजुकेशन है उसकी इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसकी कम ही होगी। लेकिन एक बंदा अगर मास्टर करके आके BPS 17 में डायरेक्ट अपॉइंट होता है तो उसकी अर्निंग भी हाई होगी और उसकी ऑन एवरेज इनकम भी हाई होगी। दस डिमांड इज इन्फ्लुएंस बाय व्हाट आर बिलीव टू बी द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंड जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि कितना हम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न करते हैं।
If people expected substitutional rewards in later life of they are prepared to put up with the high private cost to follow the course that are hard work. In some countries other than Britain, people may even borrow money for such a course if their families cannot afford to give them. यानी ब्रिटिश में तो ये है कि वहाँ पे एजुकेशन वगैरह फ्री है, आप कंपलसरी हासिल कर रहे हैं या नॉन कंपलसरी। लेकिन जो हमारे कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो जो फैमिलीज हैं वो जब अफोर्ड नहीं करती हैं तो वो बारो करती हैं फ्रॉम अदर पर्सन टू गेटिंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। Thus, we have additional factor to add our demand function comprising both the monetary and non-monetary return to be more education. We call the sum of these returns. So education is called C1 and C2 is the cost, I is the income, P is the personal taste and belief, R is the return on education. So education as an investment, so education give a return on long run, not a short run, but the non-compulsory educated person get a higher income, higher rate of return as compared to compulsory education. So R1 is the expected monetary return in the form of increased earningship, and R2 is the expected other return later life, more job security and job satisfaction. So R1 and R2 ये आप फंक्शन बनता जा रहा है कि एजुकेशन जो नॉन कंपलसरी है वो डिपेंड अपॉन द कास्ट ऑफ एजुकेशन, फिर इनकम, फिर पर्सनल टेस्ट और फिर रिटर्न। R1 जो है वो मॉनेटरी रिटर्न कितना हासिल होता है, कितनी उसकी अर्निंग होगी आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, और R2 जो है अदर रिटर्न जो होगा उसको लेटर लाइफ में मिलेगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी कितनी होगी, उसको पेंशन मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेंगे, जीपीएफ मिलेगा। दीज आर ऑल द रिटर्न फॉर हायर एजुकेशन। तो ट्रेंड को हम देखें, आफ्टर अलोइंग ऑल द फैक्टर दैट में बी इन expectable upward or downward trend T in the demand for non-compulsory education. Our final demand function is as follow. तो ये ट्रेंड, ये सारी चीज़ें लेके जब हम एक ट्रेंड बनाएंगे कि हमारी डिमांड फॉर कॉस्टिंग कैसी होगी, तो ई इज़ द फंक्शन ऑफ C1 एंड C2 इज़ द कॉस्ट, आई इज़ इनकम, पी इज़ द पर्सनल जो है एक्सपी है उसका है टेस्ट है, R1 इज़ द R2 रिटर्न और ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि जब हम जिस तरह हमारे C इज़ द फंक्शन ऑफ A प्लस बी एक्स लिखते हैं, तो A जो है वो आपका इंटरसेप्ट होता है और B आपकी स्लोप होती है। तो T यहाँ पे ट्रेंड स्लोप को शो कर रहा है, आया कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी। अपवर्ड होगी तो सप्लाई कर्व बनती है, डाउनवर्ड होगी तो डिमांड कर्व। ये नेगेटिव रिलेशनशिप भी है और पॉजिटिव भी है, विच डिपेंड अपॉन द इक्वेशन। सो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, अब हम देखें तो इसकी एजुकेशन के कुछ कास्ट जो हम बियर कर रहे हैं और उससे बेनिफिट हमें कितना हासिल हो रहा है। CBA कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट कंसीडर अ फर्स्ट डिग्री लेवल कोर्स। एक अगर हम एग्जांपल लें, एक स्टूडेंट है, एक वन स्टूडेंट हु इज फर्स्ट डिग्री कोर्स, वी शैल टच अपॉन other example, the principle involve apply a more widely than this। तो जो प्रिंसिपल है उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी एज कम्पेयर टू स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री अगर कोई मैट्रिकुलेट करता है और वो पीएन अगर उसको जॉब मिलती है, और एक प्रिंसिपल है जिसने मास्टर एमफिल और पीएचडी की हुई है, तो वो मोर इन्फ्लुएंस हो गया एज कम्पेयर टू प्राइवेट। अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन that might affect the potential degree of student choice might be included। तो अब देखें कि डिग्री हासिल करने के लिए स्टूडेंट को डिफरेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ये पॉइंट गिवन है डी तक कि द कॉस्ट टू बी द स्टूडेंट बाय टेकिंग द कोर्स, द प्राइस ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इफ अ स्टूडेंट वांट टू बिकम प्रिंसिपल, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको टेकिंग अ कोर्स उसके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आया प्राइवेट कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ही विल बियर एंड गेटिंग एजुकेशन। द एवरेज इन्फ्लुएंस बिटवीन द ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट अर्निंग ओवर देयर रिस्पेक्टिव वर्किंग लाइफ टाइम्स, डिस्क्राइब द एज अर्निंग प्रोफाइल। ये भी डिपेंड करता है कि जो ग्रेजुएट है उसकी अर्निंग और नॉन ग्रेजुएट इनकी अर्निंग डिफरेंट होगी, क्योंकि कंपलसरी और नॉन कंपलसरी डिफरेंट होगी। और एज के लिहाज से
जो एक्सपीरियंस होगा, जो अर्निंग होगी, वो ग्रेजुएट मोर देन नॉन ग्रेजुएट। तो जो कंपलसरी एजुकेशन वाले हैं उनकी इतनी अर्निंग नहीं हो एज कम्पेयर टू नॉन कंपलसरी एजुकेशन। The in which the way these differences are distributed over the time, for example whether the greater average differentiation average to graduate arise early and later in life, these patterns are too visible in age earning profile। तो ये जो चीज़ है कि ये भी डिफरेंस बताती है कि टाइम के साथ साथ जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी ग्रेटेस्ट एवरेज अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू नॉन ग्रेजुएट। These are the cost benefit analysis of education. The probable earnings of the individual in question, which may or may not coincide with the average for his group, whether of course action he adopts। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी ग्रेजुएट की अर्निंग और नॉन ग्रेजुएट कभी भी ओवरलैप, एक दो ओवरलैप का मेन मतलब है एक दूसरे को कट करना, वो नहीं कर सकेंगी क्योंकि जो ग्रेजुएट है उसकी अर्निंग बढ़ती बढ़ती जाएंगी। एक 17 स्केल में बंदा है, उसकी एजुकेशन हाई होती जाएगी, उसकी एवरेज इनकम एज कम्पेयर टू नॉन ग्रेजुएट। So the present value of entire life of income stem is that given by E is equal to E expected value of return जो है ET, एजुकेशन जो आपकी है ET at time period T 1 plus R over T। तो ये आपका बेनिफिट जो होगा वो इस फार्मूले से सम ऑफ एन टी इज इक्वल टू 1 टू ई टी इज द एजुकेशन ऑफ नॉन कंपल्सरी जो है एक्सपेक्टेड। तो एन इज द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो आपने एन जो है आपने कितने साल लगाए हैं एजुकेशन के लिए, मतलब मास्टर तक 18 ईयर, एम फिल तक 20 ईयर, पीएचडी तक 25 ईयर। दीज आर द लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ई इज द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ई जो है वो आपकी ई टी एक्सपेक्टेड इनकम है। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है। एंड ई इज द ईटा इज डिनोट सम ऑफ द एनुअल बेनिफिट फ्रॉम 1 ईयर टू एन ईयर, एक साल से लेकर जितने साल आप जॉब पे लगाते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू इज एक्सट्रीमली simple process, but the availability of the table of the value of 1 plus r की power t compound interest or 1 over 1 plus r power t is discount for the value of r and t। तो ये r जब हम अपनी यहाँ पे आर रेट ऑफ रिटर्न जो हमें एजुकेशन से हासिल होता है और एक्सपेक्टेड इनकम को जब डालेंगे टाइम पीरियड हमारा 10 ईयर या 20 ईयर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिस्काउंट रेट फ्यूचर में अगर हम इतनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, हमारा और नॉन ग्रेजुएट जो है उसका कितना डिफरेंस होगा। दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड। द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज एन sum of t की power 1 et over 1 plus r the present value और expected cost। तो इस तरह ये जो हमारे ये अर्निंग है, ये हमारे पास अर्निंग है, इस तरह हमारी एक्सपेक्टेड कास्ट कितनी लगेगी। C is the cost on education 1 plus r, r is the rate of return on education, t is the time period, are the equal। So other word the rate of interest at which the difference between discount benefit and discount cost is zero। so अगर हम इस ये वाली इक्वेशन और इसको ऐड माइनस करें अर्निंग्स में से कास्ट को, तो ये देखें डिनोमिनेटर इनका सेम है 1 प्लस आर की पावर टी 1 प्लस आर, ये हम नीचे रख देंगे ई माइनस टी। ई इज ओवर अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग है, और सी जो है कास्ट है, कास्ट में से अर्निंग को माइनस करेंगे तो हमारा ये कास्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हमें फ्यूचर वैल्यू। ऑल दीज थ्री फॉर्म ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस share the basic characteristics of the measuring and discounting of cost and benefit। So the presentation is information single summary statistics। The main जो है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट कास्ट है। यहाँ इस डायग्राम में देखें, दिस इज कास्ट, डायरेक्ट कास्ट ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म, फीस वगैरह जो हम पे कर रहे हैं। ये यहाँ तक हमारी कंपलसरी एजुकेशन है 16 तक। अबाउट 16 ईयर जो हमारी एजुकेशन है वो इनडायरेक्ट कास्ट भी आ जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि हम उस वक्त जॉब करने के काबिल होते हैं लेकिन हम पढ़ाई पे टाइम देते हैं। फिर हम जो प्राइवेट कास्ट अपनी लगाते हैं, जो फीस वगैरह प्रोवाइड पे करते हैं, फॉरगॉन माइनस मेंटेनेंस,
ग्रांट्स टू रिसीव। तो अब देखें जब हम बेनिफिट की बात करते हैं अर्निंग एंड कॉस्ट, तो यहाँ से बेनिफिट की बात करें तो ग्रेजुएट का बेनिफिट ये है, ग्रेजुएट अर्निंग नॉन ग्रेजुएट की, इनका जो डिफरेंस है ये इसका और इसका, ये कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है। इन फिगर 5 वुड कैन शो द एज अर्निंग प्रोफाइल फॉर यू के ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट। एज अर्निंग प्रोफाइल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ earning with age. We also show that direct cost associated with investment in education. Instead, what the private rate of return calculation to graduate education does is estimate the discount rate that make the stream of cost. So stipend area equal to stream of benefit. ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे हमारी ये बेनिफिट है ग्रेजुएट का, ये नॉन ग्रेजुएट का कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो इसको हम अगर देखें तो हम डिस्काउंट रेट निकाल के हम देख सकते हैं कि हमारे पास कास्ट कितनी आई और बेनिफिट कितना हुआ। दीज आर कॉल्ड द कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो द ऑब्जेक्शंस टू आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं पॉलिसी मेकर्स के, वो क्या कौन 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 से हैं कि हाँ, सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है डाटा कांस्टेंट, कि अगर हमें ये डाटा कहाँ से मिलेगा। अब डाटा को हासिल करने के लिए हमें देखें जिस तरह डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इससे इजीली डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास वो इन्फेंट मार्टलिटी रेट है या दैट, ये काफ़ी एक कास्टली प्रोजेक्ट है, ये इसके ऊपर पॉलिसी मेकर का ऑब्जेक्शन है। दूसरा है क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल डाटा। ये अब क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है एक टाइम सीरीज डाटा होता है, डाटा वन वेरिएबल along द डिफरेंट टाइम पीरियड। क्रॉस सेक्शनल डाटा डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डेमोग्राफिक चेंज होती रहती है। एक डिफेंस का जो बंदा है और एक जो लो लेवल एरियाज में रहता है उसका डिफरेंस है। तो अब उसको कैसे हम मीट करें, उस डाटा को कैसे सेटअप करें, ये भी है। उसके बाद कंजम्पशन बेनिफिट, के एजुकेशन तो हमने हासिल कर ली, ये कास्ट तो हमें पता चल गया, इसके बेनिफिट कितने हैं, आया कि वो लोग जो एजुकेशन गेन करके उनको जॉब नहीं मिलती है उसका हमें क्या बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट को नहीं मेजर कर सकता। उसके अलावा अनसर्टेनिटी भी है कि जब एक बंदे को आप कंपलसरी और नॉन एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन दे के एक फीमेल डॉक्टर बन जाती है, तो उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी का ये फैक्टर भी पाया जाता है कि आया वो जॉब करेगी नहीं करेगी आफ्टर मैरिज। उसके अलावा बाद लोग जो होते हैं वो फॉर गेटिंग अ हायर इनकम वो अब्रॉड चले जाते हैं, वो ब्रेन ड्रेन करते हैं, ये भी एक अनसर्टेनिटी है एजुकेशन की। या डेथ भी हो सकती है, इतना आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आफ्टर दैट we not are getting a rate of return on these projects. So thank you so much for listening my video. I hope this video is beneficial for you, and